गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 8 कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इस चैप्टर के ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा दिए हैं। अब जो आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सभी बच्चों ने समझने हैं। कृषि इतिहास लिखने के लिए आईने अकबरी को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं हैं? यानी कि कृषि इतिहास लिखने के लिए आईने अकबरी को स्रोत के रूप में, यानी कि आईने अकबरी जो किताब है उसको स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में जो है क्या क्या समस्याएं आती है, इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं और इतिहासकारों के द्वारा इन समस्याओं से कैसे निपटा जाता है। आईने अकबरी मुगल कालीन कृषि इतिहास लेखन का एक अति महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जो आईने अकबरी है वो जो मुगल कालीन कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण वृत्तांत है, साधन है। यह अकबर के काल की कृषि व्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालती है। तो इसके माध्यम से जो अकबर के काल की जो कृषि संबंधी व्यवस्था है उसके विभिन्न पक्षों पर जो है प्रकाश डालती है, इसके विभिन्न पक्षों की जो है जानकारी देती है। इससे हमें मुगल काल की फसलों, सिंचाई तकनीक, कृषकों तथा जमींदारों के आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है। इस किताब के माध्यम से हमें जो है मुगल काल की विभिन्न फसलों की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय सिंचाई की कौन सी तकनीक थी, कृषक और जमींदारों के आपसी कैसे संबंध है, इन सब की जानकारी जो है जो हमें आपके आईने अकबरी से मिलती है। इतना होते हुए भी इस पुस्तक की कुछ सीमा रूपी समस्या, इतना होते हुए भी जो इस किताब के अंदर जो हम कृषि संबंधी विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। आईने अकबरी पूरी तरह से दरबारी संरक्षण में लिखी गई है। तो जो आईने अकबरी लिखी गई है वो जो है पूरी तरह से जो है दरबारी संरक्षण यानी राजा के संरक्षण में लिखी गई है। लेकिन कहीं पर भी अकबर के विरुद्ध कोई शब्द प्रयोग नहीं करा, यानी कि इसके अंदर कहीं पर भी जो अकबर के विरुद्ध किसी तरह का कोई विद्रोह का जो है वर्णन नहीं किया गया है। उसने विभिन्न विद्रोह के कारणों व दमन को भी एक पक्षीय ढंग से प्रस्तुत किया है। तो जो इसका लेखक है उसके द्वारा मान लीजिए अकबर के समय के अंदर जो विभिन्न विद्रोह हुए हैं उसके कारण और दमन का जो है एक ही पक्ष जो है दिखाया गया है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया है। आईने अकबरी में विभिन्न स्थानों पर जोड़ में गलतियां पाई गई। तो आईने अकबरी के अंदर ऐसा दिखाया गया कि जो जोड़ किए गए हैं उनके अंदर बहुत सी गलतियां हैं। यहाँ यह माना जाता है कि गलतियां अबुल फजल के सहयोगियों की गलती से हुई है, और ऐसा भी माना गया कि जो गलतियां की गई है वो अबुल फजल के द्वारा नहीं की गई बल्कि उसके सहयोगी थे उनके द्वारा जोड़ में गलती की गई है, या फिर नकल उतारने वालों की गलती है, या फिर जो उनको दोबारा से उसमें से देखकर लिखी गई है उसमें उनकी गलती हो सकती है। आईने में आंकड़े राज्य के संदर्भ में तो सहायक है। आईने अकबरी के अंदर जो आंकड़े दर्शाए गए हुए राज्य के संबंध में सही है, जिसमें दर इत्यादि का वर्णन सही है। उसके अंदर जो है दर वगैरह जो है किस हिसाब से टैक्स लिया जाता था ये वर्णन सही है, परंतु मजदूरों की मजदूरी, जन सामान्य की कर संबंधी समस्या का वर्णन इसमें नहीं है। लेकिन मजदूरों को क्या मजदूरी दी जाती थी, जन सामान्य की कर संबंधी अगर समस्या इत्यादि होती थी उसका जो इसमें वर्णन नहीं किया गया है। इसी तरह कई क्षेत्रों के संदर्भ में कीमतें भी विरोधाभास पाई गई है। तो ऐसा कहा गया कि जो कई क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो उपजाऊ भूमि से संबंधी या भूमि से संबंधित जो कर की कीमतें थी वो जो अलग अलग दर्शाई गई है। अबुल फजल ने आईने का लेखन आगरा में किया। तो ये जो आगरा के अंदर लिखी गई अबुल फजल के द्वारा, इसलिए आगरा व इसके आसपास का वर्णन बहुत अधिक विस्तार के साथ किया गया। अबुल फजल के द्वारा इस किताब के अंदर जो आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों का जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। इस बारे में उनकी सूचनाएं पूरी तरह से सही है और जो सूचना दी गई है वो भी ठीक लगती है। अन्य स्थानों के आंकड़ों सूचनाओं में कमियां भी है तथा ये सीमित भी है, और दूसरे स्थानों के आंकड़ों के बारे में या सूचनाओं के बारे में जो बातें बताई गई है बहुत ही कम है, और वो जो है मतलब आपके उसके अंदर जो कुछ कमियां भी दिखाई देती है। इतिहासकार इन सीमा रूपी समस्याओं का निपटारा अन्य स्रोतों का प्रयोग तुलना रूप में या जानकारी प्राप्त करके करता है। तो जो इतिहासकार है इन सीमा संबंधी समस्याओं का जो प्रॉब्लम दी गई है उन समस्याओं को निपटने के लिए जो है
अन्य स्रोतों का प्रयोग तुलनात्मक रूप में या जानकारी प्राप्त करके करता है, यानी कि दूसरी जानकारियां प्राप्त करके जो है इन समस्याओं को निपटाने की कोशिश करता है। आंकड़ों से संबंधित जानकारी अबुल फजल के ही वर्णन के अन्य स्थानों में मिल जाती है, और आंकड़ों से संबंधित जो जानकारी है वो अबुल फजल के ही वर्णन में, यानी जो अबुल फजल ने वर्णन किया गया उसमें अन्य स्थलों में मिल जाती है, दूसरे स्थलों के अंदर भी मिली हुई है। जोड़ इत्यादि की गलतियों का निदान पुनः जोड़ करके इतिहासकार इसे स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। जो जोड़ इत्यादि की गलती पाई गई है उनको जो है दोबारा से मतलब जोड़ा गया है, उन कमियों को दूर किया गया है, इतिहासकार इसे स्रोत के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह से जो है इस जो आपकी आईने अकबरी है उसके माध्यम से जो अकबर के समय की या मुगल साम्राज्य की कृषि संबंधी व्यवस्था के साथ साथ दूसरी चीजों का भी पता चलता है। 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं? अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। यानी 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर जो कृषि की जाती थी वे केवल महज गुजारे के लिए की जाती थी, वर्णन करना हमने। मुगल काल की मुख्य फसलें गेहूं, चावल, जौ, जवार, कपास, बाजरा, तिलहन, गवार इत्यादि थी। तो आपको जैसे बताया गया इसके अंदर जो मुगल काल के समय के अंदर जो है बहुत सी फसलें उगाई जाती थी, जिसमें गेहूं, चावल, जौ, जवार, कपास, बाजरा इत्यादि थी। सामान्यतः कृषक खाद्यान्नों का उत्पादन करते थे। ज्यादातर जो किसान थे वे खाने की जैसे आपकी चावल है, गेहूं है, ज्यादातर खाने पीने की फसलों का उत्पादन करते थे। यह फसलें भौगोलिक स्थिति के अनुरूप उगाई जाती थी, तो जैसा वातावरण होता था उसके अनुसार ये फसलें मौसम के अनुसार उगाई जाती थी। चावल मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता था जहां 40 इंच या इससे अधिक वर्षा होती थी। तो चावल जो है उन क्षेत्रों में ज्यादा उगाया जाता था जहां पर 40 इंच या इससे ज्यादा वर्षा होती थी, ऐसे क्षेत्रों में चावल उगाया जाता था। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जौ, जवार, बाजरा इत्यादि बोए जाते थे। जहाँ पर बारिश कम होती थी उन क्षेत्रों के अंदर बाजरा, जवार, जौ इत्यादि बोए जाते थे। जबकि गेहूं लगभग भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बोई जाती थी। गेहूं जो है भारत के लगभग हर क्षेत्र में बोया जाता था। फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक महत्व मानसून पवनों का था, यानी फसलों को उगाने में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था वो मानसून पवनों का था। जहां वे अधिक सक्रिय होती वहां गेहूं व चावल का फसल चक्कर रहता था। जिन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा बारिश हो जाती थी वहां चावल और गेहूं की ज्यादा खेती होती थी। कम सक्रिय क्षेत्रों में कम वर्षा या कम पानी वाली फसलें उत्पादन होती थी। जहां पर बारिश कम होती थी, पानी कम होता था, वहां पर जो है जो फसलें कम पानी में पैदा की जा सकती है ऐसी फसलों को जो है वहां पर उगाया जाता था। इस काल में गन्ना, कपास व नील इत्यादि फसलें भी उगाई जाती थी। मुगल काल के अंदर जो है गन्ना, कपास, नील इत्यादि की खेती भी की जाती थी। इन फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। इन्हें जो है जिन्स ए कामिल का नाम दिया जाता था। मुगल काल में रेशम, तंबाकू, मक्का, जई, पटसन इत्यादि भी उत्पादित होने लगी। तो मुगल काल के अंदर जो है ये फसलें भी जैसे आपकी रेशम है, तंबाकू है, मक्का है, जई है, पटसन इत्यादि भी जो उत्पादन इनका भी उत्पादन किया जाने लगा था। इन सभी तरह के फसलों के उत्पादन के बाद भी यह कहा जा सकता, यानी कि इतनी सारी फसलों के उत्पादन के बाद भी यह कहा जा सकता कि इस समय कृषि उत्पादन महज गुजारे के लिए था, यानी खेती बाड़ी जो की जाती थी वो केवल गुजारे के लिए ही की जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त फसलें सीमित क्षेत्र में उत्पादित की जाती थी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता था कि जो खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त फसलें जो खाने पीने की फसलों के अलावा जो दूसरी फसलें थी वे जो है सीमित क्षेत्र में उत्पादित की जाती थी, बहुत थोड़े क्षेत्र के अंदर उत्पादित की जाती थी। कृषक समाज फसलें उत्पादित करते समय परिवार के भरण पोषण का ध्यान भी रखते थे, यानी कि जब खेती बाड़ी की जाती थी इन फसलों का तो जो है किसान के द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण का भी ध्यान रखा जाता था। सरकार के पास राजस्व के रूप में फसलें आती थी, यानी कि सरकार के पास जो फसलें आती थी टैक्स के रूप में। नकदी मुद्रा नहीं के बराबर थी, जो नगद कैश थी वो मुद्रा न के बराबर थी। सरकार तथा ग्रामीण समुदाय के पास अनाज के भंडार न होना, यानी सरकार के पास भी अनाज के भंडार नहीं थे, ग्रामीण लोगों के पास भी अनाज के भंडार नहीं थे, इस बात की पुष्टि करता कि अतिरिक्त अनाज का अभाव था। इस बात की जानकारी देता कि जो है सरकार के पास, गांव के लोगों के पास अनाज का अभाव था। इस कारण और अकाल इत्यादि के समय भूख से मरने के उदाहरण से भी इस बात की पुष्टि चलती है। तो इस वजह से अकाल इत्यादि की वजह से भूख से मरने वाले लोगों की वजह से इस बात की जानकारी मिलती है कि कृषक
जितना उत्पादन करता था उसका साथ साथ प्रयोग भी कर लेता था। तो इन सब बातों से पता चलता कि किसान जितना उत्पादन करता था उन सभी फसलों का जो है प्रयोग भी कर लेता था, उपभोग भी कर लेता था। इसलिए इन सब बातों के साथ हम कह सकते हैं कि उस समय जो है कृषि के महज गुजारे के लिए ही होती थी। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। मुगल कालीन समाज में महिलाओं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। यानी मुगल काल के अंदर जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी खेती बाड़ी का कार्य करती थी। कार्य विभाजन की कड़ी में सामाजिक तौर पर यह माना गया कि पुरुष बाहर के कार्य करेंगे। तो जो कार्य का विभाजन किया गया था इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुरुषों के द्वारा जो है बाहर के कार्य किए जाएंगे तथा महिलाएं चार दीवारी के अंदर, और जो महिलाओं का जो कार्य होगा वो चार दीवारी के अंदर यानी घर के अंदर होगा। यहाँ विभिन्न स्रोतों में महिलाएं कृषि उत्पादन व विशेष कार्य अवसरों पर साथ साथ चलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो है महिलाओं को जो कृषि उत्पादन और विशेष कार्यों के अंदर महिलाओं को पुरुषों के साथ साथ जो दिखाया गया है। इस अवस्था में पुरुष खेत जोतने व हल चलाने का कार्य करते थे। खेती बाड़ी से संबंधित कार्यों के अंदर पुरुष जो हल चलाते थे, खेत को जोतते थे, जबकि महिलाएं निराई कटाई व फसल से अनाज निकालने के कार्य हाथ से करती थी। और महिलाओं के द्वारा जो है मतलब कटाई का कार्य, अनाज निकालने का कार्य सारा जो हाथों से किया जाता था। फसल की कटाई व बिजाई के अवसर पर जहाँ श्रम शक्ति की आवश्यकता होती थी, यानी कि फसल की कटाई के समय जो है ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी, ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती थी, तो परिवार का प्रत्येक सदस्य उसमें शामिल हो जाता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है मतलब वहां पर काम करता था खेतों में। ऐसे में महिला पीछे कैसे रह सकती है, और ऐसी स्थिति के अंदर महिलाएं पीछे कैसे रहेंगी, वे भी खेतों के अंदर काम करवाएंगी। सामान्य दिनचर्या में भी कृषक व खेतिहर मजदूर प्राय जल्दी काम पर चला जाता था। तो जब काम का समय होता था तो जो है किसान के द्वारा, मजदूर के द्वारा जल्दी जो खेतों के अंदर काम करने के लिए चले जाते थे। तो खाना, लस्सी व पानी इत्यादि को उनके पास पहुंचाना महिला का कार्य का हिस्सा माना जाता। तो खेत के अंदर जो भोजन लेके जाना, लस्सी लेके जाना, दूध लेके जाना, यानी कि उसका जो खाने पीने की सामान लेके जाना, वो कार्य जो महिला को दिया गया था, महिला को सौंपा गया था। इसी तरह जब पुरुष खेत में होता था तो घर पर पशुओं की देखभाल का सारा कार्य महिलाएं करती थी। इसी तरह जब खेतों के अंदर जो किसान होता था, खेतों में काम करता था, तो घर के अंदर जो पशुओं की देखभाल की जाती थी वो महिला के द्वारा की जाती थी। अतः स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन में महिला की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण थी। तो इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि खेती बाड़ी के कार्यों में जो है महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी, पुरुषों की तरह जो है खेतों के अंदर काम करती थी। अब देखिए उन सबूतों की जांच कीजिए जो सुझाते कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। मुगल काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। तो मुगल काल के अंदर राज्य की आमदनी का जो साधन था वो टैक्स था। राज्य की आर्थिक स्थिति तथा कोष इस बात पर निर्भर करता था कि भू राजस्व कितना। तो राज्य की आर्थिक स्थिति इस बात पर डिपेंड करती थी कि राज्य को कितना टैक्स आ रहा है तथा कितने पैसे जो है एकत्रित किए जा रहे हैं, कितने पैसे जो इकट्ठे हुए हैं टैक्स से। आईने अकबरी में टोडरमल की नीति को स्पष्ट किया गया। तो आईने अकबरी के अंदर टोडरमल की जो नीति थी, भूमि संबंधी नीति, उसको स्पष्ट किया गया है कि अकबर ने अपने राजकोष को सुदृढ़ करने के लिए इस तरह की नीति अपनाई थी। यानी कि अकबर ने जो अपने खजाने को मजबूत करने के लिए जो है ये जो भूमि कर प्रणाली थी, ऐसी नीति अपनाई थी जिससे उसका जो मतलब राजकोषीय ढांचा मजबूत रहे। उसने अपने राजकोष की स्थिति को देखकर सारे साम्राज्य की भूमि को नपवाया। तो उसने अपने राजकोष को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की सारी भूमि को नपवाया। इस नपाई के बाद प्रत्येक क्षेत्र इस आधार पर बांटा गया कि भू राजस्व 1 करोड़ रुपया। तो इस क्षेत्र जो इस तरह बांटे गए कि जिससे उसकी टैक्स जो है भू क्षेत्र से जो है हर क्षेत्र से 1 करोड़ रुपया बनता हो, यानी 1 करोड़ रुपए की जो आमदनी हो। इस तरह सारा साम्राज्य 182 परगनों में विभाजित किया गया। इस तरह जो पूरा साम्राज्य को 182 परगनों या प्रांतों में बांट दिया गया। नपाई के बाद जमीन का बंटवारा भी उसके उपजाऊपन के आधार पर किया गया। जब जमीन बांट दी गई तो उसका बंटवारा जो है मतलब उपजाऊपन के आधार पर किया गया। ये ज्यादा उपजाऊ भूमि, ये कम उपजाऊ है, ये उससे कम उपजाऊ है। इस बंटवारे का उद्देश्य भी राजस्व की वास्तविकता का ज्ञान करना था। तो ये जो बंटवारा किया गया था उसकी जो आमदनी है, उसकी ज्ञान की प्राप्ति जो है, उसका ज्ञान भाई कितनी आमदनी हो रही है, इस बात की जानकारी भी जो है इसका मुख्य कारण था।
मुगल काल में राज्य की आर्थिक स्थिति भी उसी समय तक अच्छी रही जब तक भू राजस्व ठीक एकत्रित किया गया। यानी कि मुगल काल के अंदर जो राजकोष है या राज्य है उसकी आर्थिक स्थिति उस समय तक बढ़िया रही जब तक किसानों के द्वारा जो है भू राजस्व अच्छी प्रकार से दिया जाता रहा। उदाहरण के लिए औरंगजेब के काल में हम सर्वाधिक कृषक विद्रोह देखते हैं। उदाहरण के लिए हम औरंगजेब के समय के अंदर जो सबसे जो ज्यादा विद्रोह है औरंगजेब के समय में हुए हैं, क्योंकि उसने कठोरता के साथ अधिक भू राजस्व वसूलने का प्रयास किया। क्योंकि औरंगजेब के द्वारा जो है काफी कठोर नीति अपनाई गई और ज्यादा भू राजस्व वसूल करने की कोशिश की गई। यह प्रयास असफल रहा, लेकिन वो अपने पर्पज के अंदर जो है कामयाब नहीं हो पाया। उसकी जो नीति है वो असफल रही। अतः स्पष्ट है कि मुगल काल में राजकोषीय व्यवस्था का आधार भू राजस्व व्यवस्था थी। तो इन सब बातों से पता चलता कि जो मुगल कालीन जो राजकोषीय व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो जो है भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी भूमि से प्राप्त होने वाली आय जो इसका मुख्य बेस थी। सुलह ए कुल की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ सुलह की नीति अपनाई जाए, तो ये नीति जो अकबर के द्वारा अपनाई गई थी यह अकबर की सोची समझी नीति थी। और यह नीति जो अकबर के द्वारा सोच समझकर अपनाई गई थी, इसके बाद के शासकों ने भी इसे अपनाया। तो अकबर के बाद के शासकों ने भी जो इस नीति को अपनाया, औरंगजेब ने इस नीति में बदलाव करने के प्रयास किए तो परिणाम घातक रहे। लेकिन औरंगजेब के द्वारा इस नीति में जो कुछ बदलाव करने की कोशिश की, जो परिणाम जो है खतरनाक निकले, घातक निकले। नीतिकार मुगल कालीन इतिवृत्तों से इस नीति को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त किया गया। तो मुगल काल के समय के अंदर जो इतिवृत्त मिले हैं उनसे जो है इस नीति को जो अलग अलग ढंग से जो है व्याख्यान किया गया है। हाँ, इतना सभी मानते हैं कि मुगल साम्राज्य में भिन्न भिन्न जातियों समुदाय के लोग रहते हैं। तो इस बात की जानकारी मिलती है कि उस जब मुगल कालीन साम्राज्य था तो उसके अंदर विभिन्न जातियों के विभिन्न व्यवसायों के लोग जो रहते थे। शासक इन सभी वर्गों के बीच मध्यस्थता करता था। तो राजा के द्वारा जो है इन सभी जातियों के लोगों के बीच, धर्मों के लोगों के बीच मध्यस्थता करता था, क्योंकि न्याय व शांति का मार्ग तालमेल से निकलता था। क्योंकि जो शांति का मार्ग है वो न्याय का मार्ग वो तालमेल के माध्यम से ही निकल सकता है। अतः यह नीति मुगल शासकों व साम्राज्य के लिए आदर्श बनी। तो जो सुलह कुल की नीति है मुगल शासकों के लिए भी, मुगल साम्राज्य के लिए भी बहुत अच्छी साबित हुई। नीति को व्यवहार में लाना। मुगल कालीन शासक विशेषकर अकबर ने धर्म व राजनीति दोनों के संबंधों को समझने का प्रयास किया। तो जो अकबर हुआ है मुगल कालीन राजा, उसने जो है धर्म और राजनीतिक दोनों के संबंधों को समझने की कोशिश की। उसने इसकी सीमा व महत्व को समझा, दोनों के महत्व को समझा, दोनों की सीमाओं को समझा। इस समझ के बाद वह निष्कर्ष निकालता कि पूरी तरह धर्म का त्याग संभव नहीं है। तो ये सारी बातें जानने के बाद अकबर के द्वारा यह महसूस किया गया कि धर्म का त्याग जो है पूर्ण रूप से संभव नहीं है, लेकिन धर्म की कट्टरता को त्याग कर अवश्य चला जा सकता है। लेकिन जो धर्म की कट्टरता है उसको त्याग के आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने धर्म को राजनीति से भी थोड़ा दूर करने का प्रयास किया। उसने जो धर्म को राजनीति से थोड़ा दूर करने की कोशिश की, भाई धर्म अलग है, राजनीति अलग है। इस कड़ी में उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। यह संदेश दिया कि गैर इस्लामिक प्रजा से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो जजिया कर हटाने के बाद जो है उसने ये लोगों को संदेश दिया कि जो जजिया कर हटाया गया है उसके माध्यम से जो गैर इस्लामी प्रजा है उसे जो है राजा के माध्यम से उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसने युद्ध में पराजित सैनिकों को दास बनाने पर रोक लगा दी। और युद्ध के अंदर जो जनता पराजित हो जाती है उनको पहले दास बनाने की प्रथा थी, लेकिन अकबर के द्वारा इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि युद्ध में जो लोग बंदी बनाए गए हैं उनको दास नहीं बनाया जाएगा। तथा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी घोषित किया। यह भी कहा कि किसी का भी जो है धर्म जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, अगर ऐसा करवाया जाता तो वो गलत है। अकबर ने अपने साम्राज्य में गोवध को देशद्रोह घोषित करते हुए उस पर रोक लगा दी। अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य के अंदर गोवध पर भी रोक लगा दी और उसने कहा कि अगर कोई भी गोवध करता है, गौ का वध करता है, तो वो देशद्रोह के बराबर है। अकबर ने इन फैसलों के माध्यम से धार्मिक पक्षपात को समाप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया। तो अकबर के द्वारा जो ये फैसले लिए गए इनके माध्यम से जो धार्मिक पक्षपात पहले होता था उसको समाप्त करने की कोशिश की। और साथ ही
बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं का सम्मान भी किया। इसके साथ साथ जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनकी भावनाओं को भी जो है सम्मान किया अकबर के द्वारा। इस तरह अकबर अपनी इस नीति के द्वारा राज्य में शांति व स्थायित्व का आधार बनाने में सफल रहा। इस तरह से जो है अकबर ने जो सुलह कुल की नीति अपनाई, इसके माध्यम से जो अपने साम्राज्य के अंदर शांति स्थापित की, स्थायित्व पर स्थापित किया, और एक अकबर महान के नाम से जो है अकबर राजा जो अकबर है, अकबर महान के नाम से भारतीय इतिहास के अंदर पहचाना जाता है। उसने जो है जन कल्याण के लिए जो है बहुत से कार्य भी करवाए, जिसकी वजह से अकबर का नाम आज भी इतिहास के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो बच्चों आज आपको जो है 4 नंबर के 6 क्वेश्चन समझा दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है 5 है, 6 की बजाय 5 है बेटा। तो ये सभी क्वेश्चन आपने सुनने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।